है गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम देखते हैं यूपीएससी, हम सॉल्व कर रहे हैं यूपीएससी एएमओ 2024 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 22 तारीख दिसंबर में हुआ था, 22/12/2024 को हुआ था। तो इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए विथ रेफरेंस और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखी, पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा, जिसमें हम 50-50 करके सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट 50 क्वेश्चन का था, दूसरा पार्ट भी 50 क्वेश्चन का और तीसरा पार्ट भी 50 क्वेश्चन का होगा। तो पहले दूसरा पार्ट हमने डाल दिया। तो यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देगी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं। आज जो हम करेंगे 101 से लेके 150 क्वेश्चन, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये। उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है ये यूपीएससी 2024 का। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है। 100 तक हो गया था, 101 शुरू करेंगे। 101 क्या है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म प्राणवाय स्रोतस का मूल है। सुश्रुत के अनुसार पूछ रहा है, तो प्राणवाय का स्रोतस का मूल क्या होता है? तालु क्लोम नहीं होता, कंठ फुफ्फुस नहीं होता है, हृदय रसवाहिनी अधमनी होती है, रकृत प्लीहा रक्तवाही किसका होता है? कमेंट में करके बताएं। फिर 102 सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में कौन से गर्भ के मातृज भाव माने गए हैं? तो मातृज भाव कौन कौन से हैं इसमें? वो है मांस, रक्त और हृदय। ठीक है, अस्थि शिरा स्नायु पितरज भाव है, बलवर्ण वृद्धि इंद्रियाव, ये सातमज और आत्मज में जाता है। फिर 97, 101, 102 ये हो गया हमारा। 103 इसमें क्या है कि सर्पिल हेलेसीन धमनियाँ निम्नलिखित में किस एक अंग में पाई जाती हैं? इसको हमको मॉडल में देखना पड़ेगा। यहाँ से हेलेसीन आर्टरीज आर फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? तो ये पेनिस में पाई जाती है हेलेसीन आर्टरी, किसमें? पेनिस में। फिर रोटेटर कफ ऑफ द शोल्डर इज फॉर्म बाय द टेंडन्स ऑफ, तो जो रोटेटर कफ होता है वो कौन कौन से टेंडन से मिलकर बना होता है? वो बना होता है आपका टेरिस माइनर से, पेक्टोरलिस मेजर से, ट्रेपेजियस से, इसनी सब स्क्लेरोपियस से, सुप्रास्पाइनेटस से, इंफ्रास्पाइनेटस से और टेरिस माइनर से। हाँ, बाकी ये सब गलत है। फिर 105 कौन सा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स नॉट प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन? नॉट, तो पियर्स पैसेज जो होता है वो इंटेस्टाइन में, अगर इंटेस्टाइन लिखा होता है यहाँ तो इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, बट यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पूछा, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाकी टीनिया कोलाई आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, एपेंडिसेस एपिप्लोसी पाया जाता है, सर्कुलेशन या हॉस्ट्री पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर 106 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्ड कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स? तो आर्टिनॉइड कॉर्निकुलेट थायराइड नहीं, आर्टिनेट कॉर्निकुलेट क्रिकॉइड नहीं है, ये है आपका आर्टिनेट कॉर्निकुलेट क्रिकॉइड, आर्टिनेट कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म है, ये डी वाला ऑप्शन है। फिर आचार चरक, ये हम देखते हैं हिंदी में 107 वाला कि आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में किस एक गुण के कारण वात प्रकृति पुरुष में सतत संधि शब्द गामिना होता है? ये लक्षण किस गुण के कारण पाया जाता है वात प्रकृति में? तो विशद गुण के कारण पाया जाता है। ये आपको चरक विमान 8 में मिल जाएगा परीक्षा प्रकृति में, तो जो 10वीं परीक्षा बताएगी ना उसमें आपको ये मिल जाएगा। फिर 108 क्या है? आचार्य चरक के अनुसार निम्नलिखित में किस एक सार में मृदु अंग बलवंता लक्षण देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपको मज्जासार में, ठीक है। फिर ये भी आपको चरक विमान में मिल जाएगा, सार वाला, जो 10वीं परीक्षा है उसमें प्रकृति और सार दोनों सम्मिलित हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं। सार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो प्रकृति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। फिर 109 क्या है कि आचार्य चरक के अनुसार
निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर वृद्धिकर भाव में सम्मिलित नहीं है? तो शरीर वृद्धिकर का भाव फॉर्मूला हमने क्या देखा था? निमोनिक क्या बनाई थी? आकाश बनाई थी। तो इसमें क्या क्या है? अविघात होता है, आहार सौष्ठव होता है, सत्व संपन्न नहीं होता, कालयोग होता है, और ऐसे क्या होता है? स्वभाव संसिद्धि होता है, स्वभाव संसिद्धि। ठीक, तो ये आपका 109 का सी हो गया। फिर 110 में क्या है? सुश्रुत संहिता के अनुसार के टीकाकार डलहर आचार्य के अनुसार पूर्ण कर्म किसका, कौन से वायु का होता है? तो प्राण वायु का होता है पूर्ण कर्म। आप कमेंट में कर्म करके बताइए कि अपान वायु का कर्म क्या होता है। फिर आचार्य वाग्भट के अनुसार निम्नलिखित में किस एक दशा में प्लीहा वृद्धि देखी जाती है? तो हमने दो धातु मल क्षय वृद्धि बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो देखा जाता है आपका मेदो क्षय में। फिर दृष्टि तंत्रिका, ये मॉडर्न में देखने लायक है क्वेश्चन। यहाँ से हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये है ना 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन लेजन्स ऑफ ऑप्टिक नर्व? तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोस्पिया, इप्सिलेटरल कंप्लीट एनोप्सिया, बाई टेम्पोरल हेमाइनोस्पिया, मैकुलर स्पेयरिंग। तो इसमें देखने को मिलता है आपका ए वाला कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोस्पिया। ओके, फिर आते हैं अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग पूछा गया, तो हम हिंदी देखते हैं इसमें। तो इसमें देखा कि अष्टांग संग्रह के अनुसार निम्नलिखित में किस अवस्था में पार्श्व हृदय पीड़ा होती है? तो पुरीष क्षय की अवस्था में पार्श्व हृदय पीड़ा होती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है, पुरीष क्षय। फिर 114, इसमें क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक आयन बाह्य कोशिका द्रव्य का अभिन्न अंग है? इसको मॉडर्न में देखना है। देखो इसमें पूछा 114 है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? तो क्लोराइड आयन जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं, बाहर की ओर होते हैं। इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम वगैरह होते हैं। फिर 115, 114 हो गया, 115 क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, द्रव्य है और पर्याय है। तो हड़ताल का पर्याय क्या है? हड़ताल का पर्याय है रोमहृत, रोमहृत है। गंधक का पर्याय क्या है? गंधक का है सुलवारी। और रसक का क्या होता है? नेत्र रोगारी। और शशक क्या होता है? ताम्रगर्भ। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक के थ्रू पढ़ाया था इसको अपने वीडियोज़ में, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये पहला होगा। फिर 116 क्या है? रस रत्न समुच्चय के अनुसार वंग भस्म का गुण क्या है? वंग भस्म का गुण क्या है रस रत्न समुच्चय के अनुसार? तो वंग भस्म क्या होता है? तिक्त होता है, उष्ण होता है, कफ होता है, और रुक्ष होता है, और कफ रोग भर होता है। तो वंग भस्म कफ रोग को हरता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक हीरक भस्म में भस्म के स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो हीरक भस्म में भस्म के स्थान पर कौन सा प्रयुक्त होता है? वो प्रयुक्त होता है वैक्रांत भस्म। ये सारे आपको रसशास्त्र और भैषज कल्पना की वीडियोज़ में मिल जाएंगे हमारे, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर रस रत्न समुच्चय के अनुसार सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक द्रव्य क्या हैं? तो सोमनाथी ताम्र भस्म के घटक द्रव्य हैं आपके ताम्र है, पारद उसमें, गंधक है, हड़ताल है, मानसिला है, ये होते हैं। ठीक है, हिंगुल उंगुल नहीं आता उसमें, और इसमें क्या नहीं, टंकड़ नहीं आता है, ना ही ताम्र, पारद, गंधक, मानसिला। ये भी सेम लग रहा है, बट इसमें एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट ये वाला ऑप्शन है, तो ये जाएगा ऑप्शन। ठीक है, हड़ताल भी उसमें होता है। उसके बाद है 119 वाला क्या है कि स्वर्ण का मारक द्रव्य क्या है? स्वर्ण का मारक द्रव्य क्या होता है? नाग होता है। भैषज रत्नावली के अनुसार निम्नलिखित में कौन से शिशु रोगों में मधु के साथ स्वर्ण गैरिक चूर्ण के को देना चाहिए? तो यहाँ पे हिक्का है, ज्वर है, अर्दित है, अतिसार है। ठीक, तो हम किस में देते हैं? हिक्का में देते हैं, और किस में देते हैं? अर्दित में देते हैं। ज्वर में नहीं देते, और ना अतिसार में देते हैं। तो 1 और 3 किस में है? बी वाले ऑप्शन में। फिर बसंत मालती रस का प्रमुख घटक द्रव्य क्या है? गुड़ची सत्व, अभ्रक सत्व, खरपर सत्व और प्रवाल भस्म।
तो बसंत बालती रस का जो प्रमुख घटक द्रव्य है वो है आपका खरपरसत। फिर 122 पे आते हैं हम। तक्र आरिष्ट का गुणधर्म क्या है? वात अनुलोमन नहीं, कफ वात अनुलोमन यस, पित्त वात अनुलोमन नहीं, पित्त कफ अनुलोमन नहीं। फिर आचार्य सारंगधर द्वारा अवलेह के कौन से अनुपात विहित किए गए हैं? यूस, मंड नहीं होता अवलेह में, यूस होता है पंचमोल, कात, वासा, कात, दुग्ध ये होता है, मस्तु, वासा, कात, मंड नहीं होता, ये नहीं, दोनों नहीं, ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद 124, तो इसमें क्या है कि सारंगधर के अनुसार, संहिता के अनुसार चंद्रप्रभावटी के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक अनुपात सही है? तो चंद्रप्रभावटी में क्या है? शिलाजूत गुगलू प्रत्येक 8 कर्ष, शिलाजूत 4 कर्ष, गुगलू 8 कर्ष, और क्या है? शिलाजतु 8 कर्ष, गुगलू 4 कर्ष और शिलाजतु 2 कर्ष। जो शिलाजतु है और गुगलू है वो दोनों 8-8 कर्ष होते हैं। फिर 125, भैषज रत्नावली के अनुसार आभा गुगलू के घटक द्रव्य क्या क्या है? तो आभा गुगलू के घटक द्रव्य हमको देखना है। तो गुगलू, आभा मतलब गुगलू बबूल होता है, आभा मतलब बबूल होता है, तो बबूल किस में है और किसी में नहीं, तो सबसे पहले तो यही आपका थोड़ा ये ऑप्शन निकल जाता है। बाकी आपका त्रिफला होता है, त्रिकटु होता है और गुगलू होता है। जो ये 7 द्रव्य हैं इसके बराबर इसके संभाग में गुगलू होता है, 7 द्रव्य के संभाग में, बबूल के, त्रिकटु के और त्रिफला के। फिर 126 क्या है कि आचार्य चरक के अनुसार पूछा है कि क्षीण चिकित्सा में एला आदि गुटिका कितनी देते हैं? तो ये बार रटाएं हमने, अक्ष मात्रा में देते हैं। ये हो गया 122 हो गया, 26 हो गया। अब 127, यह भी बहुत स्टार टॉपिक है। नारायण चूड़ हमने कितनी बार पढ़ाया है। नारायण चूड़ के अनुपान उसको कौन से रोग में देते हैं? तो अनुपान और रोग पूछा है, तो उष्टी डूब के साथ उदर रोग में देते हैं, दधि मस्तु के साथ किस में देते हैं? विड भेद में देते हैं, दाडिम रस के साथ अर्स में और सूरा के साथ आदमान में। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए का 4 है, 2 में है, फिर दधि मस्तु विड भेद में है, तो ये निकल गया, तो आपका सी ऑप्शन सही हुआ। फिर 128 क्या है कि मिलान करना है तेल और व्याधि का। तो करंज तेल का हम यूज़ करते हैं हम करंज तेल का हम यूज़ करते हैं इंद्रलुप्त में यूज़ करते हैं। करंज तेल, एक सेकंड, इंद्रलुप्त में यूज़ करते हैं। जात्यादि तेल का यूज़ कहाँ करते हैं? बिल्व तेल का सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जात्यादि तेल है वो नख दंत छत में यूज़ होता है। करंज तेल जो होता है वो आपका इंद्रलुप्त में होता है। अर्क तेल जो होता है वो कच्छु पामा में, और बिल्व तेल बाधिर में। ठीक है, बिल्व तेल आपको पता ही, हमने पढ़ाया बार, बाधिर में बिल्व तेल, बाधिर में बिल्व तेल। अर्क तेल कहाँ डाल रहे हैं? कच्छु पे डाल रहे हैं, कच्छु पे फिर जात्यादि नख दंत छत हो गया है, छत में वैसे भी हम कोई बाउंड वगैरह होता है वहाँ पे जात्यादि, और करंज तेल का कहाँ? इंद्रलुप्त यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पहला सही है। वमन निरोधी औषधियों में कौन से प्रोकाइनेटिक होते हैं? इसे मॉडर्न में देखना पड़ेगा। ये मेडिसिन का, फार्मा का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि एंटी एमेटिक ड्रग्स आर प्रोकाइनेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एमेटिक ड्रग्स आर प्रोकाइनेटिक? तो डोम्पारिडेन होती है, डॉक्सिलामाइन, ग्रेनिसेट्रॉन, सीजाप्राइड। ठीक है, तो ये आपका होता है डोम्पारिडेन होता है और सीजाप्राइड होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग और अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है बहुत। तो इसमें आपका पैराजोसिन होता है, सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड नहीं होता है, लेबेटेलॉल नहीं होता है, और फेंटोलोमाइन ये होता है। तो 1 और 4 सी वाला ऑप्शन सही हुआ। फिर इलेक्ट्रोलैक्टोन किस में पाया जाता है? तो इलेक्ट्रोलैक्टोन पता है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलैक्टोन, ये पुष्कर मूल में पाया जाता है। लवंग का वीर क्या होता है? लवंग का वीर कैसे क्या होता है?
ये होता है उष्णवीर, ये भाव प्रकाश में मिलेगा आपको। फिर परिजात किस वनस्पति कुल की है? परिजात जो है वो आपका ओलियेसी का है। फिर 134 क्या है कि भाव प्रकाश के अनुसार बकुल का उल्लेख किस वर्ग के अंतर्गत किया? तो पुष्प वर्ग में। इसको बकुल को और क्या बोलते हैं? चिर पुष्प बोलते हैं ना। तो ये आपका पुष्प वर्ग में किया गया है। फिर 135 आस्वाद मानव देहस किस रस की विशेषता है? आस्वाद मानव देहस आपका मधुर रस की विशेषता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रस के तीन क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं। तिक्त रस के 2 पूछे चुके हैं और अभी मधुर रस के बारे में पूछे। तो चरक सूत्र जो है आपका 26 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, वहाँ से रस वाला तो आप जरूर पढ़ें। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी एक ऑर्फन ड्रग नहीं है? तो ये प्रेडनिसोलोन नहीं है। फिर निम्नलिखित में कौन सी एक औषधि चरक संहिता में वर्णित त्वक आसव योनि में सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपका सप्तपर्ण। बाकी लोध्र, तिलवक, एल्वालुक आता है, एल्वालुक आता है, सप्तपर्ण नहीं आती। ये आपका त्वक में नहीं है। उसके बाद चरक संहिता के अनुसार कौन सा रस मुख वैसदकर माना जाता है? देखिए आ गया, यही मैं बता रहा था। तो रस वाला फिर से पूछा गया है, तो ये आपका तिक्त रस होता है मुख वैसदकर। ये इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये पुष्कर मूल का था। और जो ये ऑर्फेन ड्रग नहीं है वो है आपका प्रेडनिसोलोन। बाकी फॉर्मिवेरिसन, नीलोटिनिब और बुसुल्फैन ये सारी आपके ऑर्फेन ड्रग में आती हैं। 139 क्या है कि भाव प्रकाश के अनुसार रुच्याम वातग्नि पाचनी कटुका लघु, ये किसके लिए आया है? तो ये शुंठी के लिए आया है। ये क्या करती है? रुचिकर होती है, वातग्न होती है, पाचनी होती है, कटुक होती है, मतलब कटु रस वाली होती है, और लघु होती है। गंडीरी किस औषधि का पर्याय है? गंडीरी किसका पर्याय है? मंजिष्ठा का पर्याय है। फिर ये एक क्लिनिकल वाला क्वेश्चन पूछा है, नीचे देखते हैं हम क्या बताया गया इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एमसेल्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया? तो वेजाइनल पीएच लेस देन 4.5 नहीं, ग्रेटर देन 4.5 होता है। होमोजीनियस वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। प्रेजेंस ऑफ क्लू सेल्स होता है, 20% सेल्स हाँ होता है। पॉजिटिव विफ टेस्ट होता है। तो पहला ही गलत है इसमें, तो पहला ये ऑप्शन नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, ये आपका सी वाला होगा, ये भी गलत है। फिर 142 में क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग टेबल साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर एक्सप्लेनेशन एंड अकरेंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पे जो पिस का क्या है, पिस्कासेक्स साइन जो होता है वो आपको मिलता है। उसमें क्या होता है पिस्कासेक्स साइन में? एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस इन लेटरल इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो एसिमेट्रिकल इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसमें इनलार्जमेंट होता है यूट्रस का। ओजिएंडर साइन किस में देखने को मिलता है? सिंडर साइन आपको इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निसेस, जब लेटरल फोर्निसेस में पल्सेशन बढ़ फील होता है तो उसमें ओसेंडर साइन देखने को मिलता है। फिर गुडेल साइंस में क्या होता है? सर्विक्स जो होती है सॉफ्ट हो जाती है। पाल्मर साइन में क्या होता है? रेगुलर रिथमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है जब हम बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, वीक्स की बात करते हैं तो वीक्स में क्या है? पिस्कास साइन जो होता है वो 12वां वीक्स में 12 वीक में देखने को मिलता है। जो ओसिएंडर साइन है वो 8 वीक में, जो गुडेल साइन है वो 6 वीक में, और जो पाल्मर साइन है वो 4 to 8 वीक में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से पहला का सी था, पहला का सी में 2 में है। फिर दूसरे का ए और दूसरे का डी, नहीं दूसरे का ए है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया इसमें। फिर जननांगी टीबी, ये हम मॉडर्न में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं इसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेनेटल टीबी आर करेक्ट? तो द मोस्ट कॉमन साइट इज़ फैलिपियन टीबी, यस ट्रू है, ये सही है। लिम्फेटिक स्प्रेड इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड, सही है।
इट मे लेड टू आसरमैन सिंड्रोम, सही है। द इनिशियल साइट ऑफ इस सब म्यूकोसल लेयर ऑफ द एम्पुला, सही है। इनिशियल साइट में एम्पुला में होता है। तो सारे ऑप्शन सही है। तो सारे ऑप्शन सही किस में हैं? डी वाले में हैं। फिर 144, विच आर द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया के कॉजेज क्या क्या हैं? कुशिंग सिंड्रोम, हाँ कुशिंग सिंड्रोम होता है। फिर कैलमान सिंड्रोम नहीं होता है। सैवेज सिंड्रोम होता है। सीहान सिंड्रोम होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन जाएगा सेकंड नहीं है, तो सेकंड नहीं है इसमें, सेकंड इसमें है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा 1, 3 एंड 4। फिर विच आर द फॉलोइंग ऑल द कॉजेज ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डिपेंडेंट प्रीकोजियस पिवोर्टी। तो इंसेफेलाइटिस होता है इसका ऑप्शन। फिर 145 बाद 146, अच्छा इसमें और ऑप्शन दिए, एक सेकेंड। इसमें जो होता है आपका क्या क्या होगा? इसमें डी ऑप्शन है 2, 3 एंड 4। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता, बाकी MCQ एल्बर्टाइट सिंड्रोम होता है, एल्ब्राइट सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और एन्सेफेलाइटिस देखने को मिलता है। तो 145 का डी वाला ऑप्शन सही है। फिर 146, इसको हिंदी में देखते हैं। ये शुष्क रेवती जात हारणी के बारे में आता है। जद्दोजात हारणी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाना है आपको हमेशा। तो शुष्क रेवती क्या है कि इसमें क्या होता है? शुष्क रेवती में 16 वर्ष की अवस्था तक रजोदर्शन नहीं होता, ये शुष्क रेवती है। फिर उसके बाद कटम्बरा क्या होता है? कटम्बरा में पूरे जीवन रजोदर्शन नहीं होता है। दुर्धरा क्या होता है? वह स्त्री जिसके गर्भ में देह के अंग अधिक प्रकट नहीं होते हों और गर्भ नष्ट हो जाता है, वो दुर्धरा। और फिर विकुटा क्या होता है? विकुटा होता है ऋतुस्राव काल, वर्ण और प्रमाण में विषम होता है, वे विकुटा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो आ जाता है वो आपका है 146 का पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं 143, ये हो गया हमारा 147 पे कि मूल गर्भ की चिकित्सा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सचेतन मूल गर्भ को गर्भ स्त्री दोनों की प्राण रक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए, ये सही है। फिर उसके बाद विषकंभ मूल गर्भ को स्त्री की प्राण रक्षा हेतु धारण द्वारा बाहर निकाल देना चाहिए, दोनों सही है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ये दोनों सही है। फिर अंगों की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो रक्त फेन से फुफ्फुस होता है, हाँ सही है। रक्त और मेद के सार भाग से वृक्क बनता है, हाँ MR वृक्क। फिर रक्त पित्त प्रसाद से हृदय नहीं, रक्त कफ प्रसाद से, ये गलत है। फिर जिह्वा के निर्माण के लिए कफ, रक्त और मांस, ठीक है, ये होता है MR के, तो ये होता है। ठीक, तो आपका 148 का सी वाला गलत हो गया। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था अंग की उत्पत्ति के, जो हम पढ़ते हैं बार बार। अब आते हैं सागर्भता का मास और उस मास में गर्भ के विकास से गर्भड़ी पे पड़ने वाला लक्षण। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चौथे मास में क्या देखने को मिलता है? गुरुगात्रता देखने को मिलती है। तो जिसको ये पहला ऑप्शन आता, पहला आंसर ए का आता होगा, तो ये 2 ऑप्शन उसके लिए ऐसे ही कट जाते हैं। अब 3 बचा है। जिसको 5वें के बारे में आता है उसके बारे में उसका बस दो ही ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो 5वां होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? बलवर्ण हानि देखने को मिलती है। ठीक है, बलवर्ण हानि। छठे में क्या देखने को मिलता है? कार्सता देखने के, और 7वें में क्लांतमा। तो ये ऑप्शन सी सही हुआ आपका। फिर 150 में निम्नलिखित में कौन सा गर्भ गर्भाशय में दीर्घ काल तक ठहरता है और स्पंदन नहीं करता? तो वो होता है आपका नागोदर। जो नागोदर होता है वो बहुत दीर्घ काल तक रहता है और स्पंदन नहीं करता। जो नाग लोग होते हैं, जैसे नाग होता है, सांप होता है, वो बहुत धीरे धीरे जाता है, चुपके जाता है कि पता ना चले किसी को, वो होता है। ठीक, जो ये लीन गर्भ नहीं है, लीन गर्भ में सुप्त सो जाता है, सुप्तता वर्ड करके आता है। ठीक, तो ये हो गया 150 क्वेश्चंस। तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया अपन का। हमने 3 पार्ट में देख लिया। पहले पार्ट में हमने 150 तक देखा, दूसरे पार्ट में हमने देखा 51 से 100 तक, और तीसरे पार्ट में हमने देखा
150 से 100 से 101 से 150 तक। ठीक, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो है इसमें लगभग आपकी जाएगी जनरल के लिए, क्योंकि इसमें आयुर्वेदा पोर्शन लगभग अगर आप 100 करके आए होंगे, ठीक है, 100 या आप मान लें कि मॉडर्न भी आपने किया है तो 120 तक करके आएंगे, तो लगभग आपका 70 से 80 तक की जो नंबर है वो 70 से 80% जाएगा, आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, 70 से 80 नंबर जिसका आता है तो उसके लिए इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। ओके, तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।